नमस्कार। अभी मैं रिलेशनशिप डिपोर्ट करने जा रहा हूँ इनकम टैक्स के पर्पज़ से। इसमें जनरली कवर होगा, इसमें जनरली जो अभी हम कवर करने जा रहे हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा HUF, तीसरा AOP, BOI फॉर्म, फोर्थ कंपनी के लिए, फिफ्थ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी कंपनी का इंटरनेशनल ऑपरेशन है तो इंटरनेशनल केस, और एक डिस्कशन करेंगे बिजनेस कनेक्शन को लेकर के। ये ज़रूरी हो जाता है और इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज को इस्टेब्लिश करने के लिए बिजनेस कनेक्शन इंडिया में उसका है या नहीं है, ठीक है। और एक जो डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इनकम टैक्स के हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है, वो है वोडाफोन केस, ठीक है। ये टॉपिक को अभी कवर करना है। तो अभी बात करते हैं इंडिविजुअल से। एक इंडिविजुअल या तो वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए कंडीशन है कि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रहा है, और सेकेंड कंडीशन ये है कि 60 दिन 60 डेज प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में रहा है और मोर, और उसके बाद उसने पिछले 4 साल में प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर्स उसने 365 डेज इंडिया में रहा है, तो ये रेसिडेंट होगा। ये रेसिडेंट माना जाएगा। अगर ये रेसिडेंट होता है तो इसके कंडीशन होंगे 2, ROR, RNOR। ROR से मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR से मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इस कंडीशन को, ये जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को इसमें से कोई एक सिचुएशन, यानी 182 डेज और मोर और 60 डेज और मोर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड प्रीसीडिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले 4 सालों में उसने इंडिया में 365 डेज रहा है। एक कंडीशन दोनों में से कोई भी फुलफिल करता है। और एडिशनल जो कंडीशन है वो ये है कि पिछले 10 सालों में, यानी प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर्स, वो इंडिया में कम से कम 2 साल रेसिडेंट रहा है, एंड यहाँ पर दोनों ही कंडीशन फुलफिल करने हैं। और 7 ईयर्स में वो 730 डेज और मोर इंडिया में रहा है। अगर ये दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ये इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। अगर ये दोनों में से किसी एक को फुलफिल नहीं करता है, किसी एक को भी फुलफिल नहीं करता है, तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। एक फिनेंस एक्ट 2020 में एक और यहाँ पर अमेंडमेंट आया है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर इनकम 15 लाख रुपये से ज़्यादा का है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो इंडिया आया है, तो उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस तय किया जाएगा वो इसके ऊपर कि अगर वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में 120 डेज रहा है और मोर, और पिछले 4 सालों में उसने प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर्स इंडिया में 365 डेज रहा है, तो उसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा। लेकिन अगर इसको रेसिडेंट माना जाता है और 120 डेज के बेस पर, 120 डेज के बेस पर ये 182 डेज से लेस है, तो इसका स्टेटस हमेशा ही रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का रहेगा, ठीक है। किसी कंडीशन में इंडिविजुअल को रेसिडेंट माना जाएगा ओनली अगर वो 182 डेज और मोर इंडिया में रहता है। कब? जब वो इंडिया से बाहर गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, इंडिया से बाहर गया है प्रीवियस ईयर में, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए या क्रू मेंबर के बेस पर, तो क्रू मेंबर के बेस पर, तो यहाँ पर वो रेसिडेंट तब भी माना जाएगा
जब इंडिया में उसने 182 डेज और मोर रहा है, ठीक है। अदरवाइज उसे नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। 60 डेज और 365 डेज वाला कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। रेसिडेंट यहाँ पर जो 3 सिनेरियो हुआ है, ROR, RNOR और तीसरा आया NR, दैट इज नॉन रेसिडेंट। तो इसके केस में इसका तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, ग्लोबल इनकम इसका टैक्सेबल है, कहीं भी कमाया, कुछ भी कमाया, कैसे भी कमाया, तो इसको टैक्स पे करना है, ठीक है। इसके केस में सिर्फ इनकम अक्रू और डीम्ड टू अक्रू, ठीक है, अक्रू, डीम्ड टू अक्रू, अराइज और डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, अराइज और डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। इसके लिए एक एडिशनल फैक्टर ये होता है कि अगर कोई इसको इनकम अक्रू और डीम्ड टू अक्रू, अराइज और डीम्ड टू अराइज आउटसाइड इंडिया है, लेकिन वो बिजनेस कंट्रोल्ड है इंडिया से, ठीक है, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो उसके ऊपर इसको टैक्स देना पड़ जाएगा, इसको टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन इसके लिए नहीं है। ये इंडिविजुअल का स्टेटस हो गया, ठीक है। अब HUF के लिए बात आई, तो HUF के लिए HUF रेसिडेंट होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट कब होगा? जब इसका मैनेजमेंट होली और पार्सली इंडिया में सिचुएटेड है, तो ये रेजिडेंट माना जाएगा। होली और पार्सली अगर थोड़ा सा भी इंडिया में है मैनेजमेंट, तो ये रेजिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज ये नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब ये ROR होगा, यानी रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या RNOR होगा, ये डिपेंड करता है कर्ता के ऊपर। जो कर्ता होता है, अगर वो ROR है तो HUF का स्टेटस ROR का होगा, और अगर कर्ता RNOR है तो रेजिडेंट HUF का स्टेटस RNOR का होगा। क्लियर? HUF के लिए थोड़ा सा डिस्कशन ये करते हैं कि HUF होता क्या है। HUF कोई इंडिविजुअल फॉर्म करता है, ये बाय लॉ होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होता है, बाय लॉ होता है। HUF का जो मेंबर होता है वो इंडिविजुअल खुद होता है, ठीक है। उसके डॉटर अनमैरिड, ठीक है, और सन होता है। वाइफ मेंबर हो सकती है, उसे प्रॉपर्टी के पार्टीशन में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो उसको क्या मिलेगा? अगर HUF ने कोई इनकम अर्न किया है जिसमें सारे मेंबर का कंट्रीब्यूशन है, या HUF का इनकम अर्न हो रहा है, तो उसमें फिर वाइफ को शेयर मिलेगा। HUF की प्रॉपर्टी में वाइफ को शेयर नहीं मिलेगा, मेंबर बन सकती है। डॉटर जो अनमैरिड है वो HUF का मेंबर होती है। अगर वो मैरिड है तो वो HUF का मेंबर नहीं होगी, लेकिन उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ये HUF होता है। HUF सिर्फ लीनियन डिसेंडेंट को लेकर के बनाया जा सकता है। HUF में सिर्फ इंडिविजुअल खुद आएगा और उसका डॉटर आएगा, उसका सन आएगा। डॉटर का स्टेटस ये रहेगा कि जब तक डॉटर अनमैरिड है तो वो इस HUF का मेंबर बनी रहेगी। अगर उसकी मैरिज हो गई है तो वो HUF का मेंबर नहीं होगी, लेकिन उसके प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिलेगा। और वाइफ का स्टेटस ये है कि वाइफ HUF का मेंबर तो बन सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर कोई इनकम अर्न हुआ है तो उसमें उसे शेयर मिलेगा, ठीक है। ओके, ये HUF का है। अब यहाँ पर आते नेक्स्ट में AOP और BOI और फॉर्म। AOP, BOI और फॉर्म। AOP और BOI को एक शॉर्ट डिस्कशन ये करते हैं। ये होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इसमें कंपनी भी मेंबर बन सकती है जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कंपनी मेंबर नहीं बन सकती है, कंपनी मेंबर नहीं बन सकती है। ये होता क्या है, जो कुछ लोग इकट्ठे आते हैं, साथ में आते हैं कोई एक ऑब्जेक्टिव के साथ। उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट अर्न करना, या किसी और तरीके से एसोसिएशन फॉर्म करके और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। इसमें ट्रस्ट, निधि, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी आ सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सब इसी के पार्ट होते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। AOP में कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, लेकिन मेंबर बन सकती है, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल ही मेंबर बन सकता है। फर्म होता है, फर्म जो रजिस्टर्ड होता है एज पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसा। अगर इसका मैनेजमेंट ओनली और पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है
होली और पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है तो ये रेसिडेंट माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट होगा। कंपनी के लिए कंपनी रेसिडेंट होगी और नॉन रेसिडेंट होगी। रेसिडेंट होगी अगर ये इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी से मतलब कि इसका इंडिया में ऑपरेशन है या फिर ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, तो ये इंडियन कंपनी अगर है तो ये रेसिडेंट ही होगी। दूसरा, और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम अगर इंडिया में है तो ये रेजिडेंट माना जाएगा। पोएम के लिए जो मेन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। अगर कोई कंपनी है जिसका पैसिव इनकम 50% से कम का है, ठीक है, 50% से कम का है, उसका जो पेरोल एक्सपेंसेज है इंडिया में वो लेस दैन 50% है। ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो लेस दैन 50% है इंडिया में। उसके बाद उसका जो टोटल एसेट्स है वो लेस दैन 50% है इंडिया में। मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, BOD का मीटिंग जो है वो इंडिया से बाहर होता है, आउटसाइड इंडिया। अगर ये सारे कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये माना जाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जिसका आउटसाइड इंडिया है, वो है आउटसाइड इंडिया है। अगर इसमें से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो माना जाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम इसका इंडिया में है और ये फिर कंपनी रेसिडेंट कंपनी कहलाएगी। यहाँ पर पैसिव इनकम का मतलब, पैसिव इनकम से मतलब है कि अदर देन फ्रॉम कोर ऑपरेशन, मतलब कि जैसे रेंटल इनकम हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है। ये इनकम अगर 50% से कम का है और इसके कोर ऑपरेशन से इनकम 50% से ज़्यादा है तो ये माना जाएगा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है। अगर इसका इनकम, पैसिव इनकम 50% से कम का है तो अगर इसका पैसिव इनकम 50% से कम का है तो ये माना जाएगा कि इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है। अगर पैसिव इनकम 50% से ज़्यादा का है तो ये माना जाएगा कि पोएम इंडिया में ही है, पोएम इंडिया में ही है, तो फिर ये रेसिडेंट कंपनी कहलाएगी। ये कंपनी के केस में हुआ। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है इंटरनेशनल केस में। इंटरनेशनल केस में क्या होता है, ये एक तरीके, ये हॉरिजॉन्टल रिलेशन होता है। एक कंपनी है, ये इंडिया में है, ठीक है, एक कंपनी है आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, रिलेटेड है या नहीं वो डिसाइड किया जाएगा अगर इक्विटी शेयर मोर देन 26%, कोई भी किसी का होल्ड करता है, वोटिंग राइट्स 26%, ठीक है। लोन की गारंटी दिया है 10% से ज़्यादा का गारंटी, ठीक है। इसको किसी कंपनी ने किसी को भी लोन अवेलेबल करवाया है 51% और मोर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, होली डिपेंडेंट है, होली डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी और नो हाउ को लेकर के, एक दूसरे कोई भी किसी के ऊपर, ठीक है। रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकता है 90% और मोर, एक से ज़्यादा, वन और मोर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करने का राइट्स है किसी के पास।
की एग्जीक्यूटिव राइट्स टू अपॉइंट। तो ये माना जाएगा कि ये एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज है। ऐसा क्यों करते हैं? आपको पता है बहुत से कंपनी हैं जिसका इंटरनेशनल ऑपरेशन है, एक से ज़्यादा देशों में उसका ऑपरेशन है, और वहाँ पर उनका पर्पस क्या होता है कि हर एक देश का टैक्स स्ट्रक्चर अलग अलग है। किसी देश में किसी चीज़ के ऊपर टैक्स ज़्यादा है, कहीं पर टैक्स कम है। तो वो इन कंपनियों का पर्पस ये होता है कि जिन देशों में टैक्स ज़्यादा है वहाँ पर एक्सपेंसेज ज़्यादा दिखाया जाए, इनकम कम दिखाया जाए। अगर एक्सपेंसेज ज़्यादा दिखाया जाएगा तो उनको टैक्स रिबेट ज़्यादा मिल जाएगा। अगर इनकम कम दिखाया जाता है तो वहाँ पर टैक्स कम देना पड़ेगा। जिन देशों में टैक्स रेट कम है वहाँ पर इनकम ज़्यादा दिखाया जाए, खर्चे कम दिखाया जाए। अगर इनकम ज़्यादा दिखाया जाता है तो वहाँ पर टैक्स रेट कम है, तो इस वजह से टैक्स रेट कम होने की वजह से टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी। तो एक तरीके से ये टैक्स अवॉइडेंस हो गया। तो इस टैक्स अवॉइडेंस को लेकर के यहाँ पर ये क्राइटेरिया को चेक करना होता है कि क्या ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो फेयर डीलिंग पर हुआ है या नहीं। तो फेयर डीलिंग पर अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होता है तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएगा। और एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएगा तो मतलब एक का इनकम दूसरे का इनकम, एक का एक्सपेंसेस दूसरे का एक्सपेंसेस फॉर्म करेगा। लेकिन ये दिखता है दो ऑर्गेनाइजेशन और ये एक्चुअल में होता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन होता है तो इनका टैक्स अवॉइडेंस का प्लानिंग होता है। तो यहाँ पर फिर आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट किया जाता है कि आर्म लेंथ प्राइस से मतलब कि क्या ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जो इससे रिलेटेड नहीं है तो क्या ये इसी रेट पर सेल और परचेज करता, इतने ही पैसे में उसको एसेट्स ट्रांसफर करता, और अगर नहीं तो यहाँ पर जितने का डिफरेंसेज है वो उसको एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा। अगर उसने इनकम कम दिखा रखा है तो इनकम का एडिशन हो जाएगा, और इनकम और ऐड करने का और एक्सपेंसेस डिसअलाउ करने का जो डिफरेंसेज होगा वो उसके ऊपर इसको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस को पकड़ने का प्लान है। अगर टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, अगर ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के बाद अगर ये पता चलता है कि कोई कंपनी जो इंडिया में है या जिसका इंडिया से इनकम अर्न हुआ है, अगर इसका रिवर्स इफेक्ट है तो फिर एएलपी लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब उसने खर्चे कम दिखा रखे हैं, इनकम ज़्यादा दिखा रखा है। तो अगर इनकम ज़्यादा दिखा रखा है तो भारत सरकार को तो टैक्स का बेनिफिट हो रहा है ना। तो अगर टैक्स का बेनिफिट हो रहा है तो फिर ये आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करने का जरूरत नहीं है, और ये रिलेशनशिप फिर इसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा ही नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगेगा। अभी के लिए इसमें इतना डिस्कशन करते हैं, आगे के सीक्वेंस में इससे ज़्यादा डिटेल में इसको लेकर के बात करेंगे। ये सेक्शन 92A है इनकम टैक्स एक्ट का, 92A है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट का ये ट्रांसफर प्राइसिंग से पर्टेन करता है। नेक्स्ट बिजनेस कनेक्शन है कि कोई इनकम जो किसी को अर्न हुआ है वो बिजनेस कनेक्शन उसका इंडिया में है। अगर इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो वो इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। इसके लिए यहाँ पर कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है या नहीं उसको लेकर के यहाँ पर बोला गया है, इन द केस ऑफ बिजनेस अदर देन बिजनेस हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ विच ऑल ऑफ द ऑपरेशंस आर नॉट कैरीड आउट इन इंडिया। तो यहाँ पर इनकम एज इज रीजनेबली अट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशन कैरीड आउट इन इंडिया। तो जितना इनकम जो रीजनेबली अट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेशन कैरीड आउट इन इंडिया है वही बिजनेस कनेक्शन का इनकम इंडिया से माना जाएगा, ठीक है। अब कोई इंडिविजुअल अगर एडवांस में पहले पता करना चाहता है कि उसका जो इनकम है वो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है या नहीं है, उसको लेकर के वो सेफ हार्बर रूल्स जो प्रेस्क्राइब किया गया है उसको रेफर कर सकता है, सेफ हार्बर रूल्स एंटर कर सकता है, और या एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट भी कर सकता है, और एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में भी जा सकता है अगर किसी को एडवांस में पता करना है कि उसके जो इनकम अर्न हो रहे हैं वो इंडिया से बिजनेस कनेक्शन उसका है या नहीं, यानी उसकी टैक्स लायबिलिटी इंडिया में अराइज हो रही है नहीं हो रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में बोला गया है, इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट नो इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू हिम थ्रू और फ्रॉम ऑपरेशन विच आर कन्फाइंड टू द परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, अगर वो इंडिया में गुड परचेज कर रहा है सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो इनकम इंडिया में डीम्ड टू अक्रू और अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट बोला गया है कि इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट being engaged in the business of running news agency or of publishing newspapers, magazines or journals, no income shall be deemed to arise in India to him through or from activities which are confined to the collection of news and views in India for transmission out of India। अगर वो न्यूज कलेक्ट करता है और सिर्फ ट्रांसमिट करता है आउटसाइड इंडिया को लेकर के, और वो नॉन रेसिडेंट है
और वो न्यूज एजेंसी और पब्लिशिंग हाउस रन करता है, तो वो इनकम इंडिया में डीम्ड टू अक्रू और अराइज नहीं होगी। कौन सा? न्यूज कलेक्ट करने का और इंडिया में जो व्यू हुआ है ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया करने के लिए, वो न्यूज को आउट ऑफ इंडिया ट्रांसमिट करने के लिए, तो उससे जो इनकम हुआ है वो इंडिया में डीम्ड टू अक्रू और अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट, यहाँ पर इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, एक इंडिविजुअल है हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल है, नॉन रेसिडेंट है, सिटीजन इंडिया का नहीं है, या फिर फर्म है उसका कोई भी पार्टनर इंडिया का सिटीजन नहीं है, कोई कंपनी है उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, नो इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू सच इंडिविजुअल और फर्म और कंपनी थ्रू फ्रॉम द ऑपरेशन विच आर कन्फाइंड टू द शूटिंग ऑफ एनी सिनेमेटोग्राफ फिल्म इन इंडिया। अगर इंडिया में किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है और उससे अगर कोई उसका इनकम हुआ है, मतलब वो बाहर डिस्प्ले करेगा उसको, बाहर उसको अगर इंडिया में शूटिंग किया है और बाहर के देशों में उसको दिखाएगा, और बाहर के देशों में वो फिल्म दिखाने से जो उसको इनकम होगा वो इनकम इंडिया में डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होगी। उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, सिटीजन इंडिया का नहीं होना चाहिए, अगर कोई फर्म है तो उसका कोई पार्टनर इंडियन नहीं होना चाहिए, अगर कोई कंपनी है तो उसका कोई शेयर होल्डर इंडियन नहीं होना चाहिए। एक और है, इन द केस ऑफ फॉरेन कंपनी इंगेज इन बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड्स, no income shall be deemed to accrue or arise in India or through from the activities which are confined to the display of uncut or unassorted diamond in any special zone। कुछ स्पेशल जोन में जो डायमंड को डिस्प्ले किया गया है और बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड्स, और वो जो है माइनिंग डायमंड के माइनिंग बिजनेस में है, और अगर वो कंपनी है तो वो इंडिया में डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होगा। अगर वो स्पेशल जोन में डिस्प्ले किया है उससे उसको इनकम अर्न हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ कंपनी जो फॉरेन कंपनी है उसी को एग्जम्प्ट है। अगर ये इंडिविजुअल होगा यहाँ पर अदर देन कंपनी होगा तो फिर ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। यहाँ पर एक चीज़ ये बोला गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो किसी नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पर एक्ट करता है किस चीज़ के लिए? उसके लिए ऑर्डर सिक्योर करता है, वो नॉन रेसिडेंट के लिए करता है, तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया, वह उसके ऊपर उसको टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड, इफ एक्स इज, अगर एक कंट्रोल करता है किसी दूसरे को और कोई एक ऐसा पर्सन है जो दोनों को ही कंट्रोल करता है, तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाएगा, और अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया तो उसके ऊपर इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे देखते हैं, फॉर द रिमूवल ऑफ डॉट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड और थ्रू अ पर्सन हु एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। कोई नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पर एक्ट करता है, किस लिए? एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, ठीक है, इन द नेम ऑफ नॉन रेसिडेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए, ग्रांटिंग ऑफ राइट टू यूज, कोई एसेट्स या कोई फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया जाता है नॉन रेसिडेंट को लिए, और उसने किसी को अथोराइज कर रखा है इंडिया में कि उसके बिहाफ पर एक्ट करे, या वो राइट किसी को दे सकता है। दूसरा, फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय द नॉन रेसिडेंट, ये जनरली प्रोविजन जो लगता है वो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वगैरह होता है उन लोगों के केस में ये प्रोविजन लगता है। और वहाँ पर क्या होता है कि बिजनेस कनेक्शन, वहाँ पर वो अपने एजेंट को यहाँ पर रखते हैं और उनके एजेंट उनके बिहाफ पर काम करते हैं, और अगर वो इंडिया में उसके लिए काम करता है तो वो उसका प्रेजेंस इंडिया में नहीं भी है, तो क्योंकि वो किसी और से करवाता है और काम उसी के लिए होता है, तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया और उसके ऊपर इसको यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। यहाँ पर एक और फिनेंस एक्ट 2020 में जो अप्लीकेबल हो जाएगा हुआ है 1 अप्रैल 2022 से, उसमें क्या है, फॉर द रिमूवल ऑफ डॉट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेसिडेंट, अगर किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर in India if the aggregate payment arising from such transaction during the previous year exceeds 2 करोड़, ठीक है। ये नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे, नेटफ्लिक्स तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन उसके जैसा अगर कोई और भी ऑपरेशन है इस तरीके से और उसका जो ट्रांजेक्शन है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और एक सेकेंड ये सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और इंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद 3 लाख यूजर्स, अगर इंडिया में उसको 3 लाख यूजर्स है तो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उसका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज शैल कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया वेदर और नॉट, एग्रीमेंट इंटर हुआ है वो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। नॉन रेजिडेंट हैज रेजिडेंट और प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर उसका इंडिया में रेजिडेंस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। नॉन रेजिडेंट रेंडर सर्विस इन इंडिया, वो इंडिया में सर्विस रेंडर करता है या नहीं करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसके 3 लाख यूजर इंडिया में है और अगर उसको 2 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में माना जाएगा। ये लॉ अप्लाई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022 से। यहाँ पर
एक और है फिनांस एक्ट 24 द रिमूवल ऑफ डॉट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट द इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशन कैरीड आउट इन इंडिया। यहाँ पर क्या है कि अगर सच ये इनकम फ्रॉम इनकम इंडिया में माना जाएगा, डिम टू अपलोड राइज इन इंडिया माना जाएगा। कैसे? सच एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट्स अ कस्टमर हु रिजाइड्स इन इंडिया, वो किसी ऐसे कस्टमर को टारगेट करता है जो इंडिया में रिजाइड्स करता है, और हु असेस द एडवर्टाइजमेंट थ्रू आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम का किसी कंप्यूटर सिस्टम को असेस करता है, किसी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू करता है, सेल और परचेज होता है या कोई ट्रांजेक्शन होता है जिसका आईपी एड्रेस इंडियन है। सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु रेजिड्स इन इंडिया, डेटा वो सेल करता है जो कलेक्ट किया है जो पर्सन रेजिडेंट है इंडिया में उससे, और या जिसका हु यूजेस आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, और किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस या मोबाइल फोन का आईपी एड्रेस इंडियन है। सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग डेटा कलेक्टेड, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु रेजिड्स इन इंडिया from a person uses IP address in India, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो इन सब केस में ये माना जाएगा कि ये इंडियन इनकम है और इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी, और ये लॉ में फिनांस एक्ट 2020 में अमेंड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है वोडाफोन केस को लेकर के। तो वोडाफोन केस में क्या हुआ कि एक कंपनी थी हचिसन, ठीक है, एंड एसआर ग्रुप, इसका ज्वाइंट वेंचर था जो इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती थी। ठीक है, एक कंपनी, ये इंडियन कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी थी हचिसन इंटरनेशनल, ये कंपनी थी हांगकांग में। ठीक है, एक कंपनी इसने बनाई सीजीपी, केमन करके नाम है इसका, केमन, इसको सीजीपी बोलते हैं। ये कंपनी थी मॉरिशस में, ये इसकी 100% सब्सिडियरी है। ठीक है, ये इसकी 100% सब्सिडियरी है। एक कंपनी है वोडाफोन इंटरनेशनल, ये है नीदरलैंड्स में। ठीक है, ये जो कंपनी मॉरिशस में है जो 100% सब्सिडियरी है हांगकांग, हचिसन इंटरनेशनल हांगकांग का, इसमें शेयर है 67% का, 67% का शेयर है। ये इनकम टैक्स हिस्ट्री की एक बहुत ही बड़ा केस है, और इसमें करीब इसमें 20,000 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी एसेस किया गया था वोडाफोन को लेकर के। ठीक है, और ये केस बहुत लंबे समय तक चला है, और इसका एक बहुत ही बर्निंग इश्यू रहा है, और ये बहुत सालों तक ये केस चला है, और इसको लेकर के एक अमेंडमेंट किया गया जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। अभी डिस्कस करते हैं कि उसमें हुआ क्या है। कि यहाँ पर आपको जो हचिसन और एसआर ग्रुप है, ये इंडिया में टेलीफोन की सर्विस प्रोवाइड करती थी। एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, फाइन। एक कंपनी है हांगकांग में, हचिसन इंटरनेशनल लिमिटेड। उस कंपनी की 100% सब्सिडियरी एक कंपनी है मॉरिशस में। जो 100% सब्सिडियरी है उसका 67% है हचिसन एसआर ग्रुप में, और 33% इसमें एसआर ग्रुप का था। इस तरीके से 100% हुआ। तो अब क्योंकि जो इंडियन कंपनी है उसको कंट्रोल किया जाता है मॉरिशस की कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, और कंट्रोल करने वाला जो हांगकांग में बैठा हुआ है। जो वोडाफोन ने परचेज किया इसको, वोडाफोन ने परचेज कर लिया मॉरिशस में कंपनी को, इसने पूरा 100% इसको परचेज कर लिया। बेचने वाला कौन है? हचिसन हांगकांग। किसको? वोडाफोन इंटरनेशनल को। वोडाफोन इंटरनेशनल कहाँ की है? नीदरलैंड्स में बैठा है। नीदरलैंड्स वाले ने खरीदा किसको? मॉरिशस वाले को। इसका इफेक्ट क्या हुआ? कंपनी बिक गई जो इंडिया में थी, हचिसन एसआर ग्रुप बिक गई, क्योंकि 67% इसके पास आ गया, तो कंपनी का कंट्रोल इसके पास चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि ट्रांजेक्शन, ये कंपनी का क्लेम था कि वो इंडिया में तो ये टैक्स होगा ही नहीं, इसलिए नहीं होगा कि कोई ट्रांजेक्शन इंडिया में हुई ही नहीं है। हुई क्यों नहीं है? कि कंपनी तो परचेज हुआ है मॉरिशस की, बेचने वाला हांगकांग में, खरीदने वाला नीदरलैंड्स में, तो वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे? लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई कानून था ही नहीं उस टाइम जिसके थ्रू वो इसको पकड़ सके। बैठे बैठे देखते देखते इंडियन कंपनी बिक गई, और गवर्नमेंट को यहाँ पर 20,000 करोड़ का टैक्स इनकम दिख रहा है, लेकिन वो उससे ले नहीं सकता है। कंपनी बिक गई इंडिया की, ट्रांजेक्शन हो गया बाहर में, बेचने वाला हांगकांग में बैठा है, जो बिका है वो मॉरिशस में है, जो खरीदने वाला है वो नीदरलैंड्स में है। तो ये केस है।
अब इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ क्या है कि इसमें लॉ में अमेंडमेंट किया गया है, लॉ में अमेंडमेंट किया गया है और फिर इस तरह के जो ट्रांजेक्शन पहले भी हुए हैं, जब से इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा 20,000 करोड़। यहाँ पर जो वोडाफोन के केस में हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि ऐसा कोई कानून इंडिया में है ही नहीं कि इसको लेकर के आप उससे टैक्स लायबिलिटी अराइज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको छोड़ दिया, इससे टैक्स रिकवर नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को रिस्पेक्ट करते हुए इसको छोड़ दिया। लेकिन ये बोला गया कि अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन पहले हुआ है या आगे कभी होगा, तो ये माना जाएगा कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है वो इंडिया में हुआ है और इसके ऊपर कैपिटल टैक्स लगाया जाएगा, कैपिटल टैक्स लगाया जाएगा। देखते हैं लॉ में क्या लिखा हुआ है। लॉ में ये लिखा हुआ है, कैपिटल एसेट्स इंक्लूड एनी राइट्स एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल। Therefore, capital assets shall include the right of Hutchison Hong Kong in Indian company, including right of management and control, right to appoint director, right to use Hutch brand in India, and non-compete agreement. Therefore, Hutchison Hong Kong has transferred to Vodafone capital assets in India, being rights in Indian company, including right of management and control. अब इसने ये बोला कि तुमने जो 67% जो ट्रांसफर किया है इंडियन एसेट्स का, तो ये माना जाएगा कि तुमने यहाँ की एसेट्स को सेल और परचेज किया है, और ये जब इंडिया में एसेट्स और सेल और परचेज हुआ है तो यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर अराइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, a capital assets being any share in a company incorporated outside India shall be deemed to be situated in India if the shares derive directly or indirectly its value substantially from the assets located in India। अगर ये शेयर जो यहाँ पर इसके पास 67% की शेयर है, तो ये जो शेयर इसके पास है वो क्योंकि एसेट्स इंडिया में लोकेटेड है, तो माना जाएगा कि इसने जो एसेट्स शेयर ट्रांसफर किया है वो यहाँ की एसेट्स को ट्रांसफर किया है, और एसेट्स को जब इसने इसको ट्रांसफर किया तो इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। यहाँ पर ये बोला गया कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस एक्सप्लेनेशन शैल अप्लाई टू एन एसेट्स कैपिटल एसेट्स व्हिच इज हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कैटेगरी 1 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अंडर द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर यहाँ पर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है तो ये सेक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया, अगर एक्सप्लेनेशन 7 to section 9 provides that no income shall be deemed to accrue or arise in India to a non-resident from transfer outside India of any share of a company incorporated outside India। Therefore, twin explanation कब neither holds the right of control or management, अगर उसके पास right of control और management नहीं है, nor holds voting power और share capital interest exceeding 5%, अगर 5% तक का ट्रांसफर होता है, अगर उस 5% तक का उसके पास शेयर है या वोटिंग पावर है, तो भी अगर वो ट्रांसफर करता है फिर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। एट एनी टाइम इन 12 month preceding the date of transfer in foreign company holding the Indian assets, अगर पीछे के 12 महीने को कंसीडर किया जाएगा, जिस डेट को ट्रांसफर हुआ है उस डेट में अगर उसके पास कंट्रोल नहीं है और उसके पास मैनेजमेंट नहीं है और वो 5% से ज़्यादा का शेयर या वोटिंग राइट उसमें होल्ड नहीं करता है, तो अगर वो ट्रांसफ़र करता है अपना शेयर तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई कंपनी जो इस केस में अगर कोई कंपनी अमलगमेट होती है तो वहाँ पर इसको एग्जम्पशन दिया गया है, कब, जब एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन शेयर होल्डर्स ऑफ द अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी, और such transfer does not attract tax on capital gains in the country in which amalgamating country is incorporated। अगर 25% शेयर होल्डर कंटिन्यू रहता है अमलगमेशन के केस में, और जिस देश में ये ट्रांसफर हुआ है वहाँ पर, जिस कंट्री में ट्रांसफर हुआ है वहाँ पर अगर इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है तो यहाँ पर भी एग्जम्प्ट होगा। डीमर्जर के केस में बोला गया है, डीमर्जर के केस में द शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस दैन 3/4 इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन शेयर होल्डर्स। 3/4 मतलब 75%, 75% जो शेयर होल्डर है वो कंटिन्यू रहता है, तो और सच ट्रांसफर डज नॉट अट्रैक्ट टैक्स ऑन कैपिटल गेन इन द कंट्री इन विच डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, और अगर ये वहाँ पर भी टैक्स नहीं लिया जाता है जिस देश में वो फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट है, तो यहाँ पर भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें एक रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन दिया गया है, सेक्शन 285 पुट्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन ऑन इंडियन कंसर्न। इंडियन कंसर्न मतलब इस केस में जो हचिसन एसआर ग्रुप है उसको लेकर के उसका रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है कि इंडियन एसेट्स आर हेल्ड बाय द फॉरेन कंपनी और द इंडियन एंटिटी शैल बी ऑब्लाइज्ड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑफशोर ट्रांजेक्शन। अगर बाहर के देशों में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, हैविंग द इफेक्ट ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉडिफाइंग द ऑनरशिप, अगर इसके ऑनरशिप में कोई चेंज होता है तो इसको रिपोर्ट करने की लायबिलिटी है। इन केस ऑफ फेल्योर, अगर वो रिपोर्ट फाइल नहीं करता है, सम इक्वल टू 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन पेनल्टी लगाया जाएगा और
Such transaction have the effect of directly or indirectly transferring the right of management or control in relation to the Indian concern. अगर इंडियन कोई बाहर के देशों में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है जिससे इसके मैनेजमेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, तो इसकी लायबिलिटी है कि यहाँ की इनकम टैक्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना। अगर ये नहीं करता है तो जितने की वैल्यू का ट्रांजेक्शन हुआ है जो यहाँ की एसेट्स और लायबिलिटी को इफेक्ट करता है उसके 2% की पेनल्टी लगेगी और 5 लाख रुपया बाकी के केस में। थैंक यू वेरी मच।